साथियों, हमारे इस मंच पर आज मुंबई के भिन्न समाज विकास संघ के इस मंच पर हम सबके गार्जियन, हम सबके आदरणीय नौजवान साथियों की ऊर्जा के स्रोत और हजारों नहीं लाखों की दुआओं लेकर चलने वाले भदोही लोकसभा के प्रिय सांसद और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के देवी देवताओं से सहित आशीर्वाद प्रदान हमारे इस मंच पे बैठे हैं। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है। माननीय सांसद जी, समाज के आप उगते हुए सूरज हो और उगते हुए कमल के फूल हो। हम आपसे क्या कहें, हमें याद आता है जब आप शपथ ग्रहण समारोह में अपने उद्बोधन के समय लोकसभा सदन में 25 जून 2024 दिन मंगलवार को आपने इस भिन्न समाज के नाम को रोशन करने के लिए जब आपने जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय निषाद राज का नारा लगा करके पूरे भारत में भिन्न समाज को एक नई पहचान देने के लिए और ऊर्जा से भरे 25 जून को पूरे भारत में एक ही नारा, एक ही नाम था, भदोही का सिर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, भिन्न समाज विकास संघ भिन्न जिंदाबाद, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जिंदाबाद, भिन्न समाज जिंदाबाद। हम आदरणीय जी को आमंत्रित करें। हम सभी से चाहेंगे कि आप सब खड़े होकर के माननीय सांसद जी का तालियों से स्वागत करें। तालियों से आप लोग स्वागत करें। 25 जून को माननीय सांसद जी ने अपने मुखार बिंदु से सदन में बोलकर पहला ऐसा शेर है और सदन में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर गया और अपने समाज का नारा उस सदन में लगा कर दिया। ऐसे शेर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और माननीय जी को विश्वास दिलाता हूँ। जो टीम आपके सामने खड़ी है, चाहे अमरेश बहादुर रहे हो, चाहे अवधेश प्रधान रहे हो, अशोक यमार रहे हो और अशोक अध्यापक रहे हो, डॉक्टर राहुल जी रहे हो, सर आप नहीं पहचान पाएंगे हो सकता है क्योंकि आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे समाज के शेर हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहेंगे आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा तन मन धन आपके साथ न्यौछावर कर देंगे। अपने इस बात को, हमारी इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी के कहने पर नहीं आइएगा। ये सारे कार्यकर्ता आपके छोटे भाई है, आपके भाई है, आपके सुख दुख में चलते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस संगठन को और इस समाज को आगे ले जाने के लिए। हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने आशीर्वाद से इस संगठन, इस समाज को आगे ले जाइए। आदरणीय प्रिय सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई, कुशल समाज सेवी और हर समय समाज के लिए सोचने वाले। किसी को भी पीड़ा होती है तो इनका मकसद होता है कि इससे पीड़ा को कम किया जाए। ऐसे हमारे भाई डॉक्टर अवधेश कुमार जी और परम सम्मानित मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके गार्जियन, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राधे श्याम जी और इसी मंच पर विराजमान भिन्न संघ विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कभी भी ये महसूस नहीं को होता है, न किसी को महसूस होने देते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब जरूरत होती है तो बिना कुर्सी मिले भी वो जमीन पर भी बैठने का काम करते हैं और दूसरे के लिए कुर्सी देते हैं। इससे हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र दीदी जी है और इसी मंच पर विराजमान हमारे समाज के धरोहर और विद्वान, हम सबके पिता समान आदरणीय बिंदु बाबू बिंद जी और इसी मंच पर विराजमान हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रीना बिंद जी। पहले इनको बहुत लगता था कि नहीं, राजनीति में नहीं जाना है, राजनीति में लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो मैंने इनको धीरे धीरे समझाया और कहा कि जब हम पढ़े लिखे लोग
होकर अगर समाज में जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो कैसे हमारे समाज का भला होगा। जब ये पहली बार जब हम विधानसभा लड़ रहे थे तो ये जब गांव में गई, गांव की स्थिति देखी, तो उस दिन मैं पहली बार जब मिला, मुझे याद है 3 मार्च रहा होगा, नहीं 3 मार्च नहीं, 22 जो है फरवरी तक, और इन्होंने रोना शुरू किया। तो मैंने कहा क्यों रो रही? तो कहें कि मुझे नहीं पता था कि अभी इस कंडीशन में मेरा समाज। मैंने कहा कि आप जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक समाज के बारे में जानेंगे नहीं। और 77 साल होने के बाद, उस समय मैंने बोला 75 साल, आज नहीं 77 साल तो आज हो गए, 75 साल होने के बाद जिस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा, जिस समाज के लोगों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उस समाज की दशा और दिशा जो है इतनी दयनीय है। तो अगर हम पढ़े लिखे लोग ये मानकर बैठ जाएं कि मेरा परिवार सही है, मेरा घर सही है, हम सही चल रहे हैं, समाज से क्या मतलब, तो समाज बहुत पीछे चला जाएगा। इस बात को उन्होंने उस दिन रियलाइज किया और उसी की बगल में बैठे हुए बहुत कुछ कहते, हमारे एक छोटी बहन जो है बिंदु जी बैठी हुई है, और उन्हीं के बगल में बैठे हुए हम सबके गार्जियन पिता समान है आदरणीय सीए किशोरीलाल बिंद जी हैं, और हम सबके भाई जो है कुशल वक्ता ओम प्रकाश बिंद जी हैं, और उन्हीं के बगल में बैठे हुए आप अधिकारी रैंक के विलास गंगा वडे जी हैं। आप हर कार्यक्रम में रहते हैं और हमारे संगठन के लिए जो है सहयोग करते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी मंच पर विराजमान जो है चौर के प्रधान जो है अशोक बिंद जी हैं, और इस मंच पर इसी मंच पर विराजमान अजीत बिंद जी हैं, और बबलू बिंद जी, राहुल बिंद जी, रत्नेश जी, अशोक जी, अमरेश कुमार साहब, मोहन, माने इतने सारे साथी हैं। और सभी इस संगठन के ही नहीं, जितने भी साथी हैं, नरसिंह हो गए, पंकज बिंद जी हो गए, उदयराज बिंद जी हो गए, रमेश बिंद जी हो गए, पूरे संगठन के, और हमारे संगठन के साथी में जो है गए विनोद कुमार बिंद हो गए, विजय बिंद जी हो गए, अजय बिंद जी हो गए, सरोज बिंद जी हो गए, राम कुरिल हो गए, अरविंद जी हो गए, माने जितने साथी हैं वो सभी जो है, और अवधेश प्रधान विरम पुथुर हैं, अमरेंद्र बिंद जी हैं, राकेश बिंद जी हैं, सुकेश बिंद जी हैं, माने सभी साथी, ये हमारे सभी लोग संगठन के ही नहीं, हमारे परिवार हैं। सभी लोग समाज के जो भी सभी लोग हैं, मैं सबको एक परिवार मानता हूं। और यहाँ पर आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, मैं परम सम्मानित मंच और मंच पर जो है एक हमारे साथी भी बैठे हैं, किशोर कुमार भारती, जिनके साथ भी सब लोग बैठे हुए हैं, और जिन साथी का नाम हमारे भाई धर्मपाल जी है, और इनको तो चिंता हमेशा रहती है, पल पल की खबर लेते हैं। मैंने जिन साथी का बहुत हमारे जो है प्रवक्ता, युवा साथी प्रवक्ता जो है नरेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं, साथी राजबिंद जी हैं, और एक साथी मेरा युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिख रहे, इधर अशोक नावी जी हैं, दिनेश जी नहीं है। तो सारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और दोस्तों जो है, जो हम लोगों के संगठन की जो यात्रा रही, बहुत ही सफल यात्रा रही, और हम लोग तो सबसे अच्छा फील करते हैं कि हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीच में भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, हमारे पास भी बात आई कि आप हो गए कि नहीं। हमें संगठन को चलाने के लिए सरल, सहज और सबकी सुनने वाले लोगों की जरूरत है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह के हैं। तो हम लोग जब तक हम लोग चाहेंगे तब तक वो बने रहेंगे, और हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि बने रहे। मैं अपने संगठन का जो हम लोग का सफल रहा 7 साल हो गए, और मैं संगठन के लिए मैं कहूँगा कि किसी ने कहा है कि खोल दे पंख मेरा, ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है, और जमी नहीं है मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है। समुद्र के खामोशी को उसको कमजोरी मत समझो, जितना अंदर गहरा उतना बाहर भी तूफान बाकी है। दोस्तों, कोई भी काम करते तो आलोचना होती है,
आलोचना जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं होती है। आलोचनाओं से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कुछ पीड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झलक रही थी और इतने जल्दी नहीं डिमोलाइज होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं तभी आलोचना होती, और ये समझ लीजिए जिस दिन आपकी आलोचना शुरू हो गई वो दिन समझ लीजिए कि आप जो है चमकना शुरू कर दिए हैं, और जिस दिन आपके पीठ पीछे बुराई होना शुरू हो गई उसका मतलब आप जो है बिखरना शुरू और चमकना शुरू कर दिए हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं। उसे घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा संगठन है, हम लोग संगठन के साथ जुटे हैं, और जिस तरह पत्थर तब तक सलामत है जब वो पर्वत से जुटा है, पर पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुटा है, और समाज हम लोग तब तक सलामत है जब से तक समाज से जुटे हैं। अगर जिस दिन हम घर परिवार समाज छोड़ देंगे उस दिन हम तो अलग हो जाएंगे, सुकून मिलेगा न मिले, लेकिन हम इंसानियत को खोल देंगे। तो हम सबसे कहते हैं, हर मंचों से कहते हैं कि अगर देश और अपने में चुनना होगा तो सबसे पहले मैं देश को चुनूंगा, तब जाकर अपने को चुनूंगा। लेकिन अपने देश और समाज में चुनना होगा तो मैं समाज को चुनूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं समाज के लिए, इस संगठन के लिए हमेशा काम करता रहूंगा, और जहां मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगा। मैं अपने संगठन के लिए कहूंगा, सभी साथियों को कहूंगा कि एकता ही एक ऐसी चीज है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय की पढ़ाई में थोड़ा अंतर हो गया, अब जल्दीबाजी में होता है, सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया, बच्चों को बोर्ड को कम कर दिया गया, लेकिन उसमें हमारे बच्चों को और सारी शिक्षा दी जा रही है। हमारी सरकार भी चाहती है कि हम लोग अच्छे चिकित्सा दें, उसके लिए सरकार लगी हुई है। तो हमारे संगठन का जो उद्देश्य है एकता, तो मैं कहूँगा एकता में बल है तभी सुरक्षित हमारा कल है। एकता है तो हर प्रयास सफल है, गुलामी का नहीं डर है, हम सबका भविष्य उज्जवल है। एकता में बल है, एकता साथ है तो खड़े हैं, साथ है तो खड़े हैं, बटे हैं तो गिरे हैं, यही कटु सत्य है। हमारा इतिहास भी कहता मिली आजादी एकता का फल है। एकता है तो पत्थर भी मखमल है, पर एकता है तो पत्थर भी मोम है, एकता है तो कांटे भी मखमल है, एकता है तो हर प्रयास सफल है। तो मैं सबसे कहूंगा एकता में हमें रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना और आगे जाना। आलोचनाओं से मत घबराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप दुनिया में जितना अच्छा काम करेंगे, आप जिसकी नजर में आप बुरे हो गए हमेशा बुरे ही देखेंगे, क्योंकि कहा गया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। नजर का इलाज किया जा सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। जिसकी नजर में आप बुरे हो गए हमेशा बुरा रहेंगे, क्योंकि हमारे संगठन ने अभी हम लोगों के लिए दिखाया गया था, दिखाया जा रहा था। हम लोग जब से संगठन शुरू हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोरोना काल में हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी यहाँ से और मैं मुगल सराय से, मैं पूरे सुबह से हम जब बैठता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी बात होती थी, जिसका भी फोन आता था, चाहे गुजरात, सूरत, चाहे महाराष्ट्र, चाहे पुणे, जहां से भी जाता था, बंगलौर में लोग हैं, बोलते थे डॉक्टर साहब हमारे लिए राशन नहीं है। हम बोलते थे सीधे सीधे दुकान पर जाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना मिलती थी, हम लोग बोलते थे वहां जाओ, हम लोग वहां से देते थे। बहुत ऐसे लोग थे, और कुछ लोग इस चीज को भूल ही जाते हैं। जिनको हम लोग ने इतना मदद किया वो हमेशा संगठन को सवाल करते हैं। तो मैं पहले ही कहा कि आलोचना उन्हीं की होती है जो काम करता, इससे हमें किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हाथी चलती है ना, कुत्ते भौंकते हैं, अगर उनके बातों में फंसेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। शांत बढ़िए, आगे बढ़िए। जो लोग आपके लिए गड्ढे खोदते हैं वही आपको जो है उछलना सिखाते हैं और डांटना सिखाते हैं, उनकी बातों में मत आइए। और हमारा एक साथी राहुल बिन, डॉक्टर राहुल बिन, वो मुस्कुरा रहा है कि सर जो है कुछ जो है आलोचना पर और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसको एक बहुत हमारी कविता पसंद मैं चाहता हूँ कि झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, हम सुधरे तो जग सुधरे, ये सीधी बात स्वीकारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुते रे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो ये जग सुधरे, ये सीधी बात स्वीकारे। हमें आगे जाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत, अच्छा करने की जरूरत है। और अभी एक मुझे कहानी याद आ गई। एक बार एक महात्मा ने एक बड़ा सा पेपर, सफेद पेपर टांग दिया, उस पर एक छोटा सा बिंदु ब्लैक से मार्क कर दिया और पूछा कि बताओ इस पर क्या दिख रहा। लोगों ने, जितने लोगों ने आया था, कहा कि एक छोटा सा जो है डांट दिख रहा।
तो मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों, लड़कों से मैं कहूंगा, जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी नौजवान साथी हैं, कि आप जब काम करते हैं तो छोटी मोटी कहीं गलती होती है, लेकिन हमें मानवीय गलती से हमको बचना चाहिए। हो सकता तो उससे जब बाद में पूछा गया कि इसमें क्या दिखा, तो सभी लोगों ने कहा कि काला दाग दिखा। तो महात्मा ने पूछे कि इतना बड़ा पेपर जो है सफेद दिख रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, एक छोटा सा दाग दिख रहा तो आपको दिखाई दे रहा। तो उनकी बातों में हमें आना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। एक मेरी बेटी पहले स्पीच देकर गई, उसके स्पीच जो है काबिले तारीफ था, और हमारे बच्चे और बच्चियां जो इस प्रेजेंटेशन दी इस मंच पर, उन्होंने भी काबिले तारीफ था। उस बच्ची का भी कहना था, तो मैं बच्ची से यही कहना चाहता हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अपक्रेता कौन हुआ, नवधर्म परिता कौन हुआ, जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, है कौन ऐसा विघ्न जो टिक सके आदमी के मन में, हम ठोक ठेलता है नर जो पर्वत के जाते पांव कर, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमें अपने इतिहास को जानने की जरूरत है, हमें अपने इतिहास के बाद जानने की जरूरत है। तो बच्ची मेनका बिंद है, और अभी पता चला कि हमारे डॉक्टर सुजीत बिंद जी का, साथ में डॉक्टर सुजीत बिंद जी का नाम लेना भूल गया था। और डॉक्टर सुजीत बिंद जी जो समाज में मिसाल पेश किए हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि आपके दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं, बच्ची भी इतना अच्छा स्पीच दी है। तो मेरे कहने का मतलब कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अगर कोई नेता हुआ वसुधा का तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, सम्राट अशोक। अतुलित अपक्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण भगवान। नवधर्म परिता कौन हुआ, गौतम बुद्ध जी। और इन्होंने बदल कर दिखा दिया, दुनिया को पलट कर दिखा दिया। और मेरी बच्ची ने ये भी बोला कि एकलव्य के बारे में बोला, और एकलव्य के साथ साथ जो है कर्ण के बारे में बोला। तो हमें एकलव्य के बारे में हम तो बोल देते हैं, लेकिन एकलव्य से सीखते नहीं है, क्योंकि एकलव्य ने संदेश दिया कि मेरे पास अभाव भी है, अभाव में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी हम अभाव में पल बढ़कर आगे बढ़ेंगे, और जो मेरा उद्देश्य है मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अर्जुन के लिए जो सारी सुविधाएं थी, आर्चरी की व्यवस्था थी, उनके इतने अच्छे गुरु द्रोणाचार्य थे, उनकी देखरेख में उन्होंने शिक्षा लिया, लेकिन शिक्षा लेने के बाद भी एकलव्य जो है बिना गुरु की मूर्ति बनाकर और मरे हुए जानवर की हड्डियों से या सरकंडे से अपना निशाना बनाकर और दुनिया का सबसे धनुर्धर हुए। कि क्योंकि जब पांडव जो है द्रोणाचार्य के साथ जंगल में जा रहे थे, तो उसमें जो है एकलव्य अपना जो प्रैक्टिस कर रहे थे। एक उन्हीं के साथ जो है अर्जुन के साथ उनका कुत्ता दौड़ते हुए आगे आया, जब उसको भौंकने लगा तो एकलव्य ने अपने तीर धनुष से ऐसा बाण मारा, सप्तवेदी बाण मारा कि उसके मुंह में सारी के सारे बाण चले गए, लेकिन एक बूंद भी ब्लड नहीं निकला। तब उसने कहा, जब भागते हुए जब गया तो देखा, तब अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम हो, लेकिन कौन ऐसा धनुर्धर है जिसने अपने बाण से उस कुत्ते के मुंह में तो बंद कर दिया, लेकिन उसमें एक भी ब्लड नहीं आया। तब जाकर देखा गया कि इस स्वभाव में जीने के बाद भी एकलव्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो मैं बच्चे और बच्चियों से कहूंगा कि हम जिस भी परिस्थितियों में पढ़े हैं, बड़े हैं, हमको उस लक्ष्य पर पहुंचना है। मुझे बहुत आगे जाना है। मैं सभी बच्चों और बच्चियों से कहूंगा, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है कि समय बहुत कम है, और बच्चों के बीच में भी बोलना तो समय मुझे लगता है कि इतना कम भी नहीं होना चाहिए। मैं सभी बच्चों, अधिकतर मैं इधर हमारी बच्चियों में बच्चियों से कहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को बनाओ। आपके ऊपर आपके माता पिता का नहीं, पूरे गांव का, पूरे समाज के लोगों की उम्मीदें टिकी रहती हैं। जब आप पढ़ने गई हो, बल कहीं भी आई हो, तो देखते रहते हैं कि बच्ची क्या करती है। अगर आपकी वजह से कोई गलती हो जाती है तो जानती हो आपके माँ बाप का तो सर नीचा हो जाता है, लेकिन उस आसपास के बच्चों के लिए भी ऑप्शन बंद हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपने जब भी कभी हमारे रास्ते भटके तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि कभी हम गलत नहीं कर सकते। और जब आप पढ़ने जाती होंगी तो चट्टी चौराहे पर जो लोग बैठे होंगे वो बोलते होंगे कि देखो जा रहे हैं डॉक्टर बनने, कलेक्टर बनने, उस समय आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, केवल उस बात को याद करो। मेरे कहने का मतलब था, एकलव्य जैसे निशाना था कि मुझे
कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, उसी तरह अपना निशाना रखो कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे आईएएस बनना है, तो मेरा लक्ष्य होगा। जब आईएएस बन जाओ तो उसके पास जाओ, जो चट्टी चौराहे पर बोल रहा था उसके घर 2 डिब्बे मिठाई लेकर जाओ, तब उस दिन कहो कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे टूटकर जुटने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश मत करो, मुझे बिन पंखों को उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। सभी बच्चे बच्चियां जितने यहाँ बैठे सब में एक अलग टैलेंट, उस टैलेंट को समझो, क्योंकि अपनी क्षमता आप खुद ही जान जा सकते हो। अभी अध्यक्ष जी के बेटे ने भी कह रहा था कि मछलियां उड़ना, देखो हर चीज को हमको सीखने की जरूरत है, जहां भी बैठो जिस स्थान पर जाओ, क्योंकि जब मछली को पानी में जब डाल दिया जाता है तो उसको तैरना नहीं बताया जाता, क्योंकि खुद तैरने जानती। तो इसीलिए मैं बच्चे और बच्चों से कहूंगा, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा हथियार है पूरी दुनिया को बदल सकता है, नेल्सन मंडेला जी कहते। तो हमें शिक्षा लेने के लिए जब हम पढ़ने जाते हैं तो किसी कहने की जरूरत नहीं है, आप खूब पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए आप भेजेंगे और कोई काम नहीं है। आज जितने भी बच्चा विद्यालय जाते हैं पढ़ने के, माँ बाप यही सोचते हैं चाहे घर में काम करो चाहे ना करो, अगर आप पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो आप पढ़ो, आगे बढ़ो और किसी के बहकावे में मत आओ। मैं अपने साथियों से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, और मैं बच्चियों से और खास तौर पर कहूंगा कि कोई हम लोग चाहे दुनिया का कोई भी नियम कानून बना दे, आपको सामाजिक मान्यता तभी मिल सकती है जब आपके पास शिक्षा होगा। जब आप शिक्षा लेकर डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, देखो अपने आप सामाजिक मान्यता मिल सकती है। अगर उसके बिना अगर कहीं भी जाते हो तो कुछ भी हो, सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती। आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। और हमारी पत्नी भी बोल रही थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बातें करें, शिक्षा और शेरनी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं भी मंचों से कहता हूँ कि एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर अपने बर्तन भी बेचना पड़े ना तो अपने बर्तन बेच दो, चाहे रोटी हाथ पर रखकर खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहते थे कि अगर अपने आप दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। कहना चाहूंगा सभी बच्चियों से कहना चाहूंगा, हमारे लिए ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा, हमारी सरकार में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन हम भ्रमित हो गए हैं। उस भ्रम को तोड़िए, क्योंकि जब चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार देने का काम, हमारी सरकार आपके लिए तैयार है, आपको देने के काम करेंगे। लेकिन इस अवसर को मत छोड़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, जहाँ हम लोग की जरूरत है हम तैयार हैं। और हमारा संगठन बिन समाज विकास संघ के साथ साथ एक हमारी माँ के साथ रमा देवी फाउंडेशन, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम लोग दोनों के माध्यम से अपने समाज के लिए, समाज के निचले पैमाने पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। और हमें तो खुशी तब मिलती है जब हमारे पढ़े लिखे युवा साथी, नौजवान साथी अभय भी बैठे हुए हैं, उधर त्रिलोकी के भाई भी बैठे हुए हैं, मतलब सभी साथी इतने केवल सुनने के लिए छोड़कर घर अपना काम हम छोड़कर आए। तो मैं सभी कहूँगा कि जब आप हमें सुकून मिलता है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया, हमारे युवाओं में पढ़े लिखे लोगों ने उस जिम्मेदारी को समझा। और फिलहाल मैंने 2 दिन पहले एक चीज देखा और मुझे बहुत हंसी है। मैं जितना विधायक नहीं बना, जितना खुश नहीं हुआ, जितना सांसद बनने के बाद खुश नहीं हुआ, लेकिन उस पहल देखकर मुझको खुशी मिली कि जिस काम के लिए मैंने शुरू किया था वो काम लोग करना शुरू कर दिए। और जिस दिन हर व्यक्ति वो काम करना शुरू कर देगा उस दिन समाज का भला हो जाएगा। तो सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। और हमारा भाई रत्नेश भी बैठे हैं, नरसिंह जी बैठे हैं, और मैं चलते चलते बस अपने बच्चों से यही कहूँगा कि पानी और पसीने में बहुत अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बहुत अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने और जीने में बहुत अंतर होता है। मैं अभी दिल्ली में गया था, एक सेमिनार ऐसे चल रहा, लोगों ने कहा देखिए हम लोग केवल वंशी हैं, इस चीज को आप जानो, कौम को कबीले में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, हमारा समाज एक दरिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मत बांटिए। जो लोग अगर कहते हैं कि बिंद अलग है निषाद अलग है, तो उनको बताओ कि हमारा इतिहास उठाकर देख लो, महाभारत रामायण देख लो, हम लोग केवल वंशी है, एक भाई के अलग अलग नाम होते वही हम लोग हैं। और हमारा इतिहास रहा है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, अगर लिखने वाला कोई रहा तो केवल वंशी रहा। लेकिन हम लोग शिक्षा को नहीं गए, जहाँ हम लोग जाते हैं कहीं भी जाते हैं लोग यही कहते थे कि हमारी मछली मारने वाली बिरादरी है। अरे हमारी मछली मारने वाली नहीं बिरादरी है, हमारी बिरादरी जी है
महाग्रंथ लिखने वाली बिरादरी है, हम उसको नहीं समझ पाए, लेकिन आप समझना शुरू कर दिया, उसको आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अगर जाएंगे। और मैं इस मंच से वादा करता हूँ, कमलेश भाई जो कह रहे थे कि जो दर्द है, जो तकलीफ है, मुझे आप लोगों ने चुनकर सदन में भेजा। मैं विधानसभा में गया, 2 बार मौका मिला, समाज का मुद्दा उठाया, लोकसभा में भी गया हूँ, समाज के लिए गया हूँ। जब भी मौका मिलेगा समाज के लिए मुद्दा उठाता रहूंगा। सबके लिए मैं जीने मरने के लिए साथ आपके खड़े हैं, आपके हर दुख तकलीफ में खड़े हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। एक समय आएगा जिस उम्मीद पर, जिस विश्वास पर आप लोग जुटे हैं, वो आपका विश्वास जरूर पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।